हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 15 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है कौन कौन से अकाउंटिंग चैलेंजेस हैं जो सेंट्रल बैंक के सामने हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं क्या क्या इश्यूज हैं जो आरबीआई को इन फ्यूचर फेस हो सकते हैं। तो उन पर्टिकुलर इश्यूज में 2 इश्यूज हाईलाइट हुए हैं इस आर्टिकल में। पहला है गोल्ड के रिगार्ड में, जिसमें हम गोल्ड प्राइसिंग के बारे में समझेंगे। दूसरा इशू है सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है, ये वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आरबीआई की बैलेंस शीट में। तो बहुत कुछ इस आर्टिकल में टेक्निकल भी देखने को मिलेगा, बट मैं आपको इतनी लेमन भाषा में बताऊंगा कि हर एक पॉइंट एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि इससे कनेक्टेड 2 से 3 पीवाईक्यूज यूपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस कंसर्न्स फ्लैग किए हैं जो कि जुडिशियल इंटरफेरेंस हुआ है किसमें, एनसीएलएटी में, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है। मतलब जुडिशरी जो हाई कोर्ट में है, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। मैं आपको पूरा केस समझाऊंगा पहले, फिर इस केस के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो बताऊंगा। फिर मैं आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताऊंगा, ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। फिर उसी से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स पे, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देखेंगे जीएस 225, इसी बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। तो जब आपको मैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आप देखेंगे कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं और ये जो आपका दिख रहा है कोर्ट सिस्टम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। तब आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स को नोटिफाई किया है जो आपका डीपीडीपी एक्ट 23 आया था। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ रूल्स लगाने की बात की गई थी जो अभी तक नहीं इशू किए थे। तो गवर्नमेंट ने अब नोटिफाई कर दिया कि भैया ये जो डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल बिल जिसे आप लोग कहते हैं, तो वहाँ पे अब ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। तो इस वजह से इसको एक बहुत ही बड़ा डेटा प्राइवेसी के एरिया में बड़ा मूव माना जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा यहीं पे पुट्टास्वामी जजमेंट के बारे में, और कनेक्ट करूंगा कि कैसे ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कैसे इम्पैक्ट करे पड़ेगा, और जो भी गवर्नमेंट ने निकाले हैं रूल्स उस पर क्या रिएक्शन आया है अलग अलग स्टेक होल्डर्स का। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि जो इंडिया है, इंडिया का नेक्स्ट इन्फ्लेशन टारगेट कैसे और क्या होना चाहिए। पर्टिकुलरली ये एक एडिटोरियल है, मतलब यहाँ पे ओपिनियन होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन जिसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। जैसे आपको मैं बताऊंगा हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है ये क्या होती है और कैसे इम्पैक्ट होता है। यहीं पे आपको मैं रिग्रेसिव टैक्स के बारे में बताऊंगा, जो पर्टिकुलर कुछ टर्म्स यूज हुए हैं। मैं इतनी आराम से, इतने इत्मीनान से आपको समझाऊंगा कि हर एक वर्ड आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहले आर्टिकल में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, पहली बात मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं शिशिर चंद्र मुर्मू, उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है, हमारे इस बैंक मतलब जो आपके सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, उसमें कुछ एमर्जिंग इश्यूज हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो हम अकाउंटिंग करते हैं, पर्टिकुलरली जो हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो भैया वो पूछा गया भैया क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा भैया पहला इशू ये हो सकता है कि गोल्ड प्राइजेस में शार्प राइज हो सकता है। ये उन्हें लगा, मतलब अगर अभी उनके जो बैलेंस शीट होती है आरबीआई की या सेंट्रल बैंक की, अगर वो गोल्ड प्राइस 100 है तो उन्हें लग रहा है कि भैया फ्यूचर में ये प्राइस 150 हो सकता है। मतलब बस आपको कनेक्ट कर रहा हूं, 150 होगा, 110 होगा, 105 होगा, डजंट मैटर, बस पॉइंट इज शार्प राइज हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भैया जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसका भी पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। आपको पता होना चाहिए सीबीडीसी है क्या। जिस तरीके से आप दुकान पे जाते हो, एक नोट देते हो गांधी बाबा की, वो क्या है, वो सब आप देखोगे हार्ड करेंसी है, ठीक है, नोट में दे रहे हो। बट अब जो आपका सेंट्रल बैंक है उसने करेंसी निकाली, क्या है वो है डिजिटल करेंसी। मतलब पर्टिकुलरली वो आपके मोबाइल में रहेगा, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली मोबाइल से ही पेमेंट कर देना है। तो वो इक्विवेलेंट रहेगा आपकी जो पेपर करेंसी होती है उसके मुकाबले। तो ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के ऊपर थी। अब यहाँ पे जो गोल्ड प्राइस का इशू है
वो क्या है। तो गोल्ड प्राइस का इशू जब बात होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल गोल्ड के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो इससे एक बहुत ही बड़ी डिबेट हो रही है कि जो सेंट्रल बैंक है उनके पास जो गोल्ड है वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे उनके गोल्ड के प्राइसेस, क्योंकि ओवरऑल ग्लोब में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसी पे आरबीआई जो है वैल्यू करता है गोल्ड की, किसके द्वारा, एलबीएमए के द्वारा। तो एलबीएमए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये लंदन बेस्ड है। लंदन बेस्ड मतलब यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो जो गोल्ड के पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस सेट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बेसिकली किए जाते हैं किसके द्वारा, जो लंदन बेस्ड बुलियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसके द्वारा किए जाते हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड में अगर इन्होंने 100 रुपीज बोला है आज के गोल्ड का प्राइस, तो आरबीआई क्या करता है, वो कहता है भैया हम जो है 90 रुपए ही रखेंगे प्राइस को। मतलब बेसिकली कहा जा रहा है जो वर्ल्ड में गोल्ड की प्राइसिंग की जाती है डेली लेवल पे, आरबीआई उसका 90% रखता है, मतलब 10% कम लगता है। मतलब कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव मेथड अपनाता है आरबीआई। अब सवाल उठता है क्यों करता है भैया, अगर कोई बोल रहा है 100 रुपए दाम है तो हम क्यों बोलेंगे भैया 90 रुपए। उसके पीछे कारण होता है कि हम लोग अपने आप को अंडर वैल्यू रखेंगे तो 10 रुपए हमारे पास बफर रहेगा कि अगर एक्चुअली में प्राइस बढ़ता है तो हम लोग 90 से बढ़ा के कहां तक ले जाएंगे, 100 ही तक तो ले जाएंगे ना मैक्स टू मैक्स। अगर ये 100 से ऊपर होकर 110 जाएगा तब हम 100 पे पहुंचेंगे। तो आरबीआई कंजर्वेटिव मेथड फॉलो करता है जिससे जो गोल्ड के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए। तो अब ये चीज़ क्या है, ये गोल्ड के प्राइस का इशू है जो आरबीआई को लगता है। आरबीआई को लग रहा है कि भैया अगर गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो इम्पैक्ट हो सकता है हमारी वैल्यूएशन पे। ठीक है, अगेन इसमें जानना क्या है, पर्टिकुलर ऐसा कुछ जानने वाला नहीं है, बस आपको एलबीएमए के बारे में जानना होगा। ठीक है, ये क्या है अभी इसके ऊपर क्वेश्चन में दिखाऊंगा। फिर आता है सीबीडीसी का इम्पैक्ट। तो अभी जो रिसर्च हुई है वो देखा जा रहा है कि भैया सीबीडीसी मतलब जो डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंक की, वो किस तरीके से पब्लिक के बिहेवियर को इंपैक्ट करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है लोग बैंक डिपॉजिट करना बंद कर देंगे, कैश को पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो जो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट है पूरी तरीके से अपसाइड डाउन हो जाएगी, लिक्विडिटी की नीड, ऑपरेशन सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो आरबीआई का अकाउंटिंग अप्रोच है वो कैसे फॉलो होता है, आरबीआई एक्ट 1934 और जो जनरल रेगुलेशन है उसके द्वारा आरबीआई अपना अकाउंटिंग करता है। ये पर्टिकुलरली पूरा ओन किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब यहां पे जो पूरा आर्टिकल था किस चीज के ऊपर बात कर रहा था, दो मुद्दों के ऊपर। पहला मुद्दा क्या था, गोल्ड का प्राइसेस अगर बढ़ता है तो कैसे इंपैक्ट होगा हमारे अकाउंट में। दूसरा क्या, अगर बहुत ज्यादा सीबीडीसी होगा तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल तो यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है, न्यूज यहाँ पे वाइंड अप। अब आप देखिए सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्या है, ये एक फॉर्म की फिएट करेंसी होती है जो जनरली किसके द्वारा इशू की जाती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, एक सिक्योर एफिशिएंट गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल ऑल्टरनेटिव देना कैश का। अभी तक क्या हो रहा था, जनरली कैश का ऑल्टरनेटिव क्या होता था, भैया आप लोग वॉलेट में डाल लो, लेकिन ये गवर्नमेंट खुद बैक कर रही है कि भैया कैश की जहां आप डिजिटल दे सकते हो। तो इसके बेनिफिट क्या है, बहुत ही फास्ट और चीप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सकता है। अब जैसे ही मैंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए इंडिया ने किस किस के साथ डील कर रखी है, अलग अलग कंट्रीज के साथ। जैसे आपने एनपीसीआई का सुना होगा, उसने कतर के साथ डील कर रखी है, तो उसी के ऊपर इसी बार 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया था इफ यू रिमेंबर। फिर क्या होगा, फिजिकल कैश पे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो कोई भी चीज कभी भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो अगर डिजिटल लेवल पे है तो उसमें एक चीज एकदम जनरलाइज रखना, साइबर सिक्योरिटी रिस्क होगा, कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है डेटा प्राइवेसी के रिगार्ड में। ठीक है, चलो अब देखो 23 का क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और शिफ्ट सिस्टम। मैं आपसे पूछता हूं, इज इट नॉट पॉसिबल, भैया क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है क्या। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही तो बहुत कुछ हो सकता है, तो एब्सोल्युटली राइट। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमेशा मैंने आपको क्या अप्रोच बताया पीवाईक्यू सॉल्व करने का, जब भी आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं तो आप उसमें क्या करिए, क्वेश्चन टैग लगा दीजिए। आप क्वेश्चन टैग लगाने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, लिखा है इज इट पॉसिबल, जैसे लिखा है इट इज पॉसिबल तो आप बोलो इज इट रियली पॉसिबल। तो आपको अगर बोलो कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल तो अपने आप से पूछिए व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, यार कैसा क्यों नहीं हो सकता, क्या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है क्या जो लगा रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दोनों सही है। फिर नेक्स्ट आता है अगेन 24 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रूपी, डिजिटल रूपी के बारे में बात हो रही है। तो ये भी किसके रिगार्ड में है, ये भी सीबीडीसी के ही ऑल्टरनेटिव में है। 23 में डायरेक्टली सीबीडीसी पूछा गया और इस बार उठा क्या पूछ लिया गया, इस बार स्ट्रेट अवे डिजिटल रूपी के ऊपर पूछ लिया गया। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज एंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। क्या ऐसा है, आप सोच के देखो, क्या इन्फ्लेशन इसके ऊपर लगेगा ही नहीं, इसके ऐसी डिजाइनिंग होगी। अरे नहीं भाई, जैसे कैश
कैश होता है वैसे ये भी है, कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। कह रहे हैं इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। इज इट नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल? आप सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है ना भैया, मनी है, कैश है, डिजिटल करेंसी है, सबके सब सेम ही तो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्टेबल होगा ही होगा। फिर क्या कह रहे हैं, इट इज अ सोवरीन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इज इट अ सोवरीन करेंसी? मैं आपसे क्या कहा, आप अब इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए बाय पुटिंग दिस क्वेश्चन टैग। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन आरबीआईज बैलेंस शीट। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा, जो गांधी बाबा होते हैं वहाँ पे क्या लिखा होता है, मैं धारक को ये XYZ अमाउंट अदा करने का, मतलब बोलते हैं ना, लिखा प्रॉमिस लिखा होता है, मैं इसको अदा करने का वचन देता हूँ, जो भी लिखा होता है बेसिकली, आप देखिएगा नोट पे। तो इसका मतलब क्या, आरबीआई पे करेगा तो आरबीआई के लिए लायबिलिटी तो हुई ना, तो भैया जो कैश है डिजिटल वो भी तो सेम ही होगा ना, तो फर्क क्या हो जाएगा, आप आसानी से बता पाओगे इसमें क्या है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। ये क्या है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में गोल्ड प्राइजेस का एक वैल्यूएशन होता है, या वर्ल्ड में गोल्ड प्राइजेस जो रखे जाते हैं वो कहाँ से होते हैं, यहाँ से किए जाते हैं। तो ये क्या है, इट सेट्स अ ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इज इट राइट? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। कह रहे हैं इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन। अब आपको पता होगा यूपीएससी में कभी भी लिखा हुआ है कि एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी का हिस्सा है, सो यूपीएससी गवाह है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज गवाह है, देयर आर हाई चांसेस कि वो गलत होगा। तो आप क्या बोले, भैया ये तो सही नहीं है, तो आप आसानी से बोल दोगे भैया यहाँ पे क्या है, अगर 2 गलत हो जाएगा तो आप आसानी से कहाँ पहुँच जाओगे, 1 पे आ जाओगे। लेकिन थर्ड भी पढ़ लो, सेंट्रल बैंक ऑफन यूज LBMA प्राइसेस टू वैल्यू देयर गोल्ड रिजर्व्स। तो मैंने आपको अभी बताया ना, सेंट्रल बैंक LBMA का 90% जो होता है उसको वैल्यू करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो सही हुआ, तो 1 and 3 इज द राइट वन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंसर्न्स फ्लैग किए हैं। अब हुआ क्या था, पहले आपको ये बताता हूँ। हुआ ये था कि भैया जो आपके NCLAT मेंबर थे जस्टिस शरद कुमार शर्मा, NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जहां पे केसेस की सुनवाई होती है, अपील होती है। अगर कंपनी ट्रिब्यूनल, मतलब जो कंपनी, 2 कंपनी के बीच में कोई दिक्कतें हो रही हैं तो वो ट्रिब्यूनल्स के पास जाती हैं, तो अगर उन्होंने कुछ जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट की अपील NCLAT में कर सकते हैं। तो जब यहां पे अपील हुई तो इसके जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि भैया जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा इनको व्हाट्सएप मैसेज मिला कि भाई साहब ये जो केस है ना, आप इसके रिगार्ड में फेवरेबल ऑर्डर पास कर दो। अब ये चीज़ जो थी इनके बड़ी दिक्कत वाली हो गई शरद कुमार के पास, इन्होंने कहा हाँ ये चीज़ तो गलत है, तो इन्होंने ये चीज़ अपील कर दी। अब जब की तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कर दिया कंसर्न कि भैया जुडिशियल मेंबर जो हैं उसमें एक तरीके से इंटरवेंशन किया जा रहा है, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, और इसी पे कहा कि जुडिशियल इंटरवेंशन ऑनगोइंग केस में होना ये कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करता है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बहुत ही हाई स्टेक्स को इन्वॉल्व करता है और इसको बहुत ज़रूरी है कि फेयरनेस होनी चाहिए। अगर फेयरनेस नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन हो जाएगा। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली, अगर इस तरीके से इंटरवेंशन होगा सीनियर जजेस का कि भैया अगर आप आकर के बोलोगे कि कोई आपका हाई कोर्ट का जज आकर के बोलेगा कि आप हमारे फेवर में जजमेंट दे दो इस ट्रिब्यूनल से, तो ये चीज़ क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट और जस्टिस सिस्टम दोनों पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये बस आर्टिकल यहाँ पे वाइंड अप होता है। अब मैं बताऊँ ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट होता है, जैसे आप लोग देखते हो कोर्ट, तो कोर्ट में सिविल केस भी आ रहे हैं, क्रिमिनल केस भी आ रहे हैं, सब कुछ एकदम मिक्स हॉच पॉच होकर के आ रहे हैं। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं, आप ऐसे समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, इन कोर्ट का काम छोटे छोटे, अगेन एकदम रियल सेंस में कोर्ट नहीं होते हैं बेटा, इनको ट्रिब्यूनल कहा जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में कोर्ट्स बनाए जाते हैं। ऐसे बोल दिया जाए भैया ये जो है ना ट्रिब्यूनल, ये केवल और केवल एनवायरमेंट के लिए काम करेगा। बेसिकली कहा जाए तो जो एनवायरमेंट जस्टिस होती है उसके लिए काम करेगा। और जब मैंने ये लाइन बोली तो इसका मतलब क्या है, वो बात कर रहा हूँ NGT के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ये क्या करेगा, एनवायरमेंट जस्टिस देने के लिए काम करेगा। वैसे ही NCLAT के बारे में आपको मैंने बताया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोर्ट में आने से पहले स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके अगर वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगा। अब क्या ट्रिब्यूनल्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बताऊं तो आर्टिकल 323A 323B बात करता है किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर बात करता है, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे बात होती है। वहीं पे आर्टिकल 323B जो होता है वहां पे परमिट है कि भैया आप जो है अलग अलग
ट्रिब्यूनल्स पे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ट्रिब्यूनल्स बना सकते हो, स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल बना सकते हो जिनका काम क्या होगा, उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में काम करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे एनसीएलएट के बारे में क्या होगा, कंपनीज एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या करता है, ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी वाला जो अपील्स होती हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, एनसीएलटी जो है, अगर यहाँ पे इन लोगों ने कोई जजमेंट दिया है, कुछ बोला है, तो उसकी अपील की जा सकती है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो आपका एनसीएलएट है ये क्या करता है, बहुत ही की रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, कंपटीशन लॉ में, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपील बॉडी की तरीके से काम करता है। और अगर जो आपका एनसीएलएट है, अगर इसने कोई भी जजमेंट पास किया तो उसकी अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में विद इन 45 डेज। ठीक है, अब इतना सब कुछ बता दिया। अब देखिए इसी ट्रिब्यूनल के ऊपर 2012 का सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ये किसके ऊपर बात कर रहा है, ये भी ट्रिब्यूनल के ऊपर बात कर रहा है। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं भैया राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आपको पता होगा जो आर्टिकल 21 है वहाँ पे क्या हो रहा है, उस राइट टू फ्रीडम में कितनी सारी डिफरेंट फ्रीडम के बारे में बात की गई है। तो अब जब इतनी सब बातें हुई है तो वहाँ पे राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के ऊपर ही बात हो रही है। तो क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जब आपको पता है कि ये एनवायरमेंट जस्टिस के लिए काम करता है, तो एनवायरमेंट जस्टिस में क्या आपकी हेल्थ नहीं आएगी, ऑब्वियसली आएगी। ये कह रहा है भैया शेड्यूल्ड एरियाज में वेलफेयर के लिए काम करता है, नहीं भैया, ये जो आपका एनजीटी है इसका मेन काम क्या है, मेन काम है एनवायरमेंट जस्टिस देना। क्या ये ग्राम सभा में के लिए काम करता है, नहीं, वो तो पंचायती राज काम करती है। तो आप क्या बोलोगे, वन ओनली इज द राइट वन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल में जो मेन चीज आती है वो क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर पार्ट्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट जो है उसमें कुछ रूल्स को पारित किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लार्ज सेक्शन है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 23 का, तो उसमें कहीं क्या किया उन्होंने, अब जो है इसके रूल्स को एक तरीके से कह सकते हो कि नोटिफाई कर दिया है कि जो हम डीपीडीपी एक्ट में हमने कहा था करने को, वो सारी चीजें होंगी कैसे। अब जो वहां पे बात हुई थी कि भैया आपको डिजिटल के लिए या फिर जो डेटा होते हैं कैसे हैंडल होंगे, तो वो चीज हैंडलिंग की बारे में बात की थी डीपीडीपी एक्ट में, लेकिन ये नहीं बताया गया था कैसे किया जाएगा वो, लेकिन अब इन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं जो 2017 का पुट्टा स्वामी जजमेंट था, जहां पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब आपका तो पुट्टा स्वामी जजमेंट किस चीज के ऊपर था, अब याद करिए, आधार कार्ड वाला जो इशू था। तो अब यहां पे ये जो आपका मेजर पार्ट डीपीडीपी एक्ट के जो पार्ट पे रूल्स बने हैं, वो चीज कहीं ना कहीं किसके साथ अलाइन हो रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के साथ अलाइन हो रहे हैं। इसमें अलग अलग कमिटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी। अगेन इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है राइट टू प्राइवेसी कहां पे आता है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 21 में। अगर मैं आपको बताऊं कुछ की फीचर्स ऑफ एक्ट, तो यहां पे क्या है की फीचर्स, भैया जो फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिटीजन का डेटा अगर वो रखती हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डिजिटल पर्सनल डेटा किसी सिटीजन का, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें क्या, स्टेट और गवर्नमेंट बॉडीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके साथ कहीं ना कहीं डेटास को ये नहीं करना होगा कि भैया कोई अगर इंडिया में डेटा स्टोर हो रखा है वो जाके बाहर डेटा को बेच देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आपकी स्टेट और गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको एग्जम्पशन थोड़ा बहुत दिया गया है। पर्टिकुलरली कहा जाए तो पेनल्टीज भी दी गई हैं अगर कोई भी कंपनी वॉयलेट करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है विद 4 मेंबर। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, आप बोलोगी स्टैट्यूटरी बॉडी टाइप है, जो कि बनाया किसके द्वारा है, डीपीडीपी एक्ट के द्वारा, 2023 का जो एक्ट है उसके द्वारा ये चीज बनाई गई है। अब कंपनीज के बारे में टाइमलाइन दी गई है। कंपनी से कहा गया भैया आपको 2026 के पहले पहले जितने भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने होंगे। अब यहाँ पे कंसर्न्स क्या रेज हुआ है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा है जो भैया आपने रूल पारित किया है इससे राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जम्पशन डाला गया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहे तो स्टेट ना शेयर करे, लेकिन अगर वहाँ पे ये भी तो पॉइंट है ना कि अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उससे शेयर करना होगा। लेकिन इस जो एक्ट में जो रूल्स इन्होंने नोटिफाई किया वहाँ पे एग्जम्पशन डाल दिया, तो आरटीआई ने कहा भैया ये तो गलत है क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंडर कर रहा है। अब इसी से कनेक्टेड 21 का क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी क्या है, आप बोलो 21। फिर आप देखिए क्या 2020 का क्वेश्चन पूछे किस चीज के ऊपर आ रखा है, ये बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिजिटल के ऊपर बात हो रही है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो आप देखोगे सब जहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो, क्योंकि जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक होगा उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी ज्यादा होती है। फिर देखो 2018 का राइट टू प्राइवेसी के ऊपर बात हो रही है, आप किसके बोलोगे, आर्टिकल
2021 बोलोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। थोड़ा सा आपको इंट्रिकेट लगेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत डिटेल में टेक्निकल ले जाके यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको साधारण सी भाषा में बताता हूँ। अब देखिए, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब किसी भी एक्स वस्तु या जितनी भी वस्तु हैं उसके दाम में बढ़ोतरी जब हो जाती है या इंक्रीज हो जाता है प्राइस, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब 10 से जब 12 हो जाए तो इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब जब मैं कह रहा हूँ पूरी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये चीज क्या बोलती है कि जो आपका आरबीआई होता है उसके हाथ में एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है कि भैया उसे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आरबीआई ने क्या स्टैंडर्ड रखा है? आरबीआई ने कहा है कि भैया पूरे देश में 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। अगर होगा तो +2 होगा, मतलब 6% तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है इन्फ्लेशन, या तो -2 मतलब वो 2% तक हो सकता है। 2% से कम होगा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से 4% प्लस -2 में ही इन्फ्लेशन रहेगा। मतलब महंगाई की जो दर है वो 4%, मतलब किसी वस्तु का दाम 100 रुपए है तो या तो 104 होगी, या तो ये आपकी क्या होगी, या 106 हो सकती है मैक्स टू मैक्स। अगर 107 हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है। और यहाँ पे केवल एक वस्तु की बात नहीं हो रही बेटा, ये पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो आरबीआई ने अपना पूरा इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी थी वो मार्च 26 में एंड हो रही है। मतलब आरबीआई ने कहा था भैया हम 4% +-2 रखेंगे, ये कब तक है? मार्च 2026 में ये एंड हो जाएगा। तो अब आरबीआई ने सोचा कि भैया हम लोग नेक्स्ट टारगेट क्या रखेंगे? नेक्स्ट टारगेट हम लोग 4 + -3 रखेंगे, 4 + -4 रखेंगे, 4 + -1 रखेंगे, या 5 + -1 रखेंगे, क्या रखेंगे? तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, एक पेपर रिलीज कर रखा है जहां पे लोगों का व्यू मांगा है कि आप बताइए कि हम हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन। अब देखो यहाँ पे ये व्यू के ऊपर बात हो रही है, यहाँ कुछ कंक्लूजन अभी आया ही नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, इस वजह से मैंने आर्टिकल ले रखा है। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने ये चीज की है भैया हेडलाइन होना चाहिए या कोर इन्फ्लेशन होना चाहिए जब मैं इन्फ्लेशन की काउंटिंग कर रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का साधारण सा मतलब समझो, हर एक वस्तु XYZ जितनी भी वस्तुएं आप पूरी की पूरी इकोनॉमी में देख सकते हो, सब की सब का जब महंगाई दर उसकी काउंट की जाएगी वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाएगा। हेडलाइन मतलब देखते हो ना पेपर में हेडलाइन आती है एकदम टॉप लेवल पे, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हैं उनके प्राइस में जो इंक्रीज हो रखा है उसके काउंटिंग को हेडलाइन कहते हैं। तो आप बोलो सर व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम वो सब चीजों को हटा देते हैं जो कि वॉलेटाइल हैं। जैसे आप याद करोगे फ्यूल, फ्यूल क्या है? फ्यूल के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। फिर आप नोटिस करोगे कुछ पर्टिकुलर गुड जिसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन मतलब ऐसी वस्तुओं का इन्फ्लेशन निकालना जिसके प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, डायनेमिक नहीं होते हैं। तो आरबीआई ने पूछा है भैया हम लोग जो इन्फ्लेशन का बैंड बनाएंगे, जैसे अभी तक मार्च में जो एंड होगा 4 + -2 था, तो अब हम क्या करें? हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करके चलें कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 4 + -2 होगा, या फिर कोर इन्फ्लेशन करेंगे? कोर करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे चेंजेस होने के ज्यादा चांसेस है। तो आरबीआई ने क्या किया, एक पेपर रखा है। तो आपको समझा तो दिया मैंने हेडलाइन कोर क्या होता है। तो अब यहीं पे चीज का डिस्कशन होता है, व्हाई इन्फ्लेशन कंट्रोल मैटर्स। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो एक रिग्रेसिव टैक्स के तरीके से काम करेगा। व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स? आप सोच के देखो, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है अगर कोई एक इंसान के पास 100 रुपए है, उसके ऊपर अगर कहा जा रहा है भैया 10% का टैक्स लग रहा है, तो 10% का टैक्स लगने मतलब क्या है, उसे 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं पे एक इंसान का अगर कहा जाए भैया उसके पास 1000 रुपए की इनकम है और उससे कहा जा रहा है भैया आपके पास जो है वो भी 10% है, तो वो उसके पास कितना देना पड़ रहा है, उसे 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो इसके पास बच कितना रहा है, 900 रुपए बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गरीब है वो पैसा ज्यादा दे रहा है ना। यहाँ पे देखो जिसके पास 100 रुपए है उसके पास केवल 90 बच रहा है, यहाँ पे इनके पास 900 बच रहा है। आप डिफरेंस देख लो। तो यहाँ पे ये होता है जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत नुकसान हो जाता है। जो अमीरों को भी सेम टैक्स देना पड़ रहा है 10%, इनको भी देना पड़ रहा है 10%, क्योंकि डजेंट मैटर इनकम किसकी कितनी है, यूनिफॉर्म टैक्स देना पड़ेगा। तो जो गरीब हैं उनको ज्यादा परसेंटेज देना पड़ेगा ना। इनके लिए जो 10 रुपए है, वहीं पे एक साधारण सी बात समझो, अगर इनके लिए 10 रुपए यहाँ पे मैटर कर रहा है, 90 बना रहा है, वही सेम 10 रुपए अगर इनके लिए होगा तो इनको तो 990 हो जाएगा ना टेक्निकली देखा जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो इस चीज से बचने के लिए क्या समझना है, जो रिग्रेसिव टैक्स है वो क्या है, सेम टैक्स होता है। जो गरीबों के ऊपर लग रहा है वही सेम अमीरों पे लगेगा। तो गरीबों को उससे नुकसान, प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू अमीर, क्योंकि अमीर उतनी इनकम अपनी बचा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही सेम चीज है, जो हाई इन्फ्लेशन अगर होगा तो जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए वस्तुओं का दाम महंगा हो जाएगा। अब जब महंगा हो जाएगा तो उनकी सेविंग
सेविंग कम होगी और वहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सही से नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ डिस्टर्ब कर देगी ग्रोथ कहीं ना कहीं। वहीं पे बात होती है कि भैया हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन जो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर वो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही वॉलेटाइल नहीं होती है। मैंने वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट आता है व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन लेवल, ये सब आरबीआई चर्चा कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए, कुछ निचोड़ आ रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ चर्चा हो रही है। तो आरबीआई ने कहा भैया क्या है निचोड़, क्या है इसका, तो आरबीआई ने कहा भैया हम लोग जो है ना 4% इन्फ्लेशन जो है वो ऑप्टिमल हो सकता है। ये कौन कह रहा है, ये ऑथर कह रहा है, इस जो एडिटोरियल है उसका कह रहा है, तो आपको डिटेल में इसके नहीं जाना है। तो अब वही चीज़ आती है कि व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन बैंड, एक्चुअली में हम रख कितना सकते हैं। आरबीआई ने तो एक पेपर डाला है कि आप बताइए हमको, तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग जो हैं अभी 4+-2 भी रखेंगे तब भी चलेगा, अगर इससे ज़्यादा हम कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ सजेशन दे रहे हैं बेसिकली, तो हमें इनके सजेशन पे नहीं जाना है। आपको इस आर्टिकल में पढ़ना क्या, अगर कन्फ्यूजन हो भी रही तो सब कुछ भुला जाओ, लेकिन बस ये ध्यान रखो व्हाट इज हेडलाइन व्हाट इज कोर। तो हेडलाइन बोलोगे क्या, पूरे अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है वो, कोर इन्फ्लेशन क्या है, उस पूरे की पूरी चीज़ों में से वो जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज होती हैं जिनके प्राइजेस में, उसको हटा दो, कोर पे आ जाओगे। अगर ये आर्टिकल नहीं भी समझ में आया, सबको एक तरफ कर दो, ये 2 चीज़ पढ़ लो खाली। क्यों मैंने इतना बोला, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ईपीएफओ में क्या पूछा है, कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज क्या है, इग्नोर्स आर्टिकल्स ऑफ वॉलेटाइल इन प्राइस इंडेक्स, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखिए यूबीपीसीएस कंबाइंड में पूछा गया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू, एक बार पढ़िए आराम से समझ में आया किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट होता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब ये देखो जेपीएससी 21 का, इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, तो आप क्या बोलोगे, आसान सी बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइन कर दोगे उसी से तो हेडलाइन आएगा, क्योंकि हेडलाइन इज समथिंग जो कि ओवरऑल है, पूरा का पूरा है, ठीक है। चलो अब देखिए आरपीएससी राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इज इट नॉट, यस, ठीक है। फिर कह रहे हैं कोर इन्फ्लेशन मेजर्स द चेंज इन एवरेज कंज्यूमर प्राइसेस आफ्टर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर्टेन आइटम्स ऑफ वॉलेटाइल प्राइसेस, यही तो मैंने बताया आपको, हेडलाइन में सब कुछ रहेगा, कोर में वो जो वॉलेटाइल चीज़ें हैं उसको हटा दोगे, तो आप बोलोगे भैया दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एडिटोरियल बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्योंकि वो जो एडिटोरियल के जो एडिटर होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो आपको उनकी सजेशन पे नहीं जाना है भाई, आपको सिंपल अपने काम की चीज़ पिक करनी है, उससे क्वेश्चन कैट करना है, आपका काम हो चुका है, ठीक है। दैट इज इट। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।